बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, आज एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामईन, आज हम बात करेंगे प्रोसेस राइटिंग पर, यानी लिखाई का अमल या लिखाई के मदारिज कौन से हैं जिनसे एक तहरीर गुज़र कर उसमें एक जादुई असर पैदा हो जाता है, वो माकूल और मयारी तहरीर बन जाती है, दिलकश बन जाती है। आप कुछ भी लिखें, मजमून हो, नावल हो, अफसाना, ड्रामा हो, या अपनी ज़ाती डायरी लिख रहे हों, या दोस्त के नाम ख़त क्यों ना लिख रहे हों, तो उसे एक अमल से गुजारने के बाद, जिसे मैं लिखाई का साइंसी अमल या साइंसी तरीक़ाकार कहता हूँ, उसके बाद आपकी लिखाई इंतहाई मयारी हो जाएगी और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू में लिखें, फ़ारसी में लिखें, जिस ज़ुबान में भी लिखें, लेकिन लिखाई का तरीक़ाकार या लिखाई का अमल जो है वो पूरी तरह उससे अपनी तहरीर को जब आप गुजारेंगे तो आप ख़ुद अपनी तहरीर में फ़र्क महसूस करेंगे। तो सामईन, लिखाई के 5 मदारिज, उन पर मैं यहाँ आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो इन 5 मदारिज में खाका नवीसी, फिर तहरीर, तदवीन और इस्लाह, फिर लिखाई और अशात, ये 5 मराहिल हैं जिनसे एक तहरीर को गुज़रना चाहिए और ज़रूर गुज़रना चाहिए। तो इन मदारिज से कैसे माकूल तरीके से गुज़रा जाता है और उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, इस पर तो हम तफसीली बात करेंगे साथ साथ एक एक नुक्ते पर, लेकिन कुछ चीज़ें पहले ध्यान में रखी जाएँ। चूँकि प्रोसेस राइटिंग की सामईन इस्तिलाह बड़ी मकबूल है, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में, तो इसके मुख्तलिफ़ मदारिज लोग करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, कुछ 4 मदारिज, लेकिन बात मैं आपको आसानी में यही करूं कि ये सारी चीज़ एक ही है। उसके हिस्सों के नाम जैसे एक आपके सामने स्क्रीन होगी कि प्री राइटिंग, राइटिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग, तो इन्होंने पब्लिशिंग को शामिल नहीं किया और एडिटिंग को रिवाइजिंग कहा जा रहा है। तो बात एक ही है कि रिवाइज़ करना और उसके अंदर फिर आप जो अपनी गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त करते हैं और फिर ठीक करते हैं। इसी तरह एक और जगह आप ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें पब्लिशिंग शामिल है और राइटिंग और रिवाइजिंग को, यानी दोहराई, काबिल दोहराई अमल है, ऐसा है कि दोहराया जा सकता है। ये 5 आपके सामने हैं कि प्री राइटिंग, प्लान एंड आउटलाइन, राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, री ड्राफ्ट एंड रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीड। तो बात वही मैंने आपको कहा कि कुल मिलाकर जो है एक जैसी ही बात बन जाती है, लफ्ज़ों का फ़र्क है लेकिन उसका अमल जो है वही रहता है। तो ये आखिरी स्लाइड आपके सामने पेश है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने मौजू की जानिब कि इसमें हम क्या क्या और किस तरह हम अपनी तहरीर को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाएंगे और इन मराहिल से गुजारेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुछ बातों का हम पहले ख्याल करेंगे, तो जब आप कुछ भी लिखने बैठें तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल होना चाहिए कि जिस ज़ुबान में लिख रहे हैं उस ज़ुबान पर उबूर हो, रमूज़ औक़ाफ़ का यानी पंक्चुएशन वगैरह का इल्म हो आपको कि कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है। फिर फसाहत और बलागत से आशनाई होनी ज़रूरी है कि कैसे या किस अंदाज़ की बात मेरी ज़्यादा असर रखेगी और दूसरे तक सेहत के साथ पहुँचेगी। तो ये सब तभी होगा जब मुताले और मुशाहिदा की वुसअत होगी। तो हमें अपने शोबे में जिस पर हम लिखने जा रहे हैं, कलम उठाने जा रहे हैं, उस बारे में हमने अच्छा मुशाहिदा किया हो और अच्छा मुतालिया किया हो। इसके अलावा ख़याल की बुलंदी और पुरुमीदी, ये ज़रूरी अनासर हैं एक लिखारी के लिए, चूँकि उसकी तहरीर से बहुत सारे लोगों के जहन और ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ने जा रहा होता है। तो इसलिए लिखने से पहले सामईन इन चंद चीज़ों पर हमें ज़रूर ध्यान करना चाहिए। तो अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अमल की जानिब, और सबसे पहला हमारा जो लिखाई का जादुई तरीक़ाकार है उसमें सबसे पहला और सबसे अहम जो दर्जा है वो खाका नवीसी या प्री राइटिंग को हासिल है। यानी कुछ भी लिखने से पहले आप जो अपनी लिखाई के नुकात लिखते हैं, कुछ निकात अपने पास नोट करते हैं कहीं कागज़ पर, कोई रफ़ अमल करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप जो है वो सोच में आ रही होती है तहरीर से पहले, उसको एक तरह की एक हतमी शक्ल देते हैं कागज़ के ऊपर, ताकि उसके ऊपर फिर हम अपनी इमारत खड़ी की जा सके, हमारी जो भी इमारत। तो इसकी सादा मिसाल वैसे ही है जैसे एक इमारत तामीर करने से पहले उसका प्लॉट बनाया जाता है, उसका खाका बनाया जाता है, सबको पता लग जाता है कि ये यहाँ कमरे हैं, यहाँ बाथरूम है, यहाँ दरवाज़ा होगा। तो इसी तरह एक अच्छा लिखारी सबसे पहले खाका बनाता है अपने पास। तो उस खाके में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप से 5 सवाल पूछें कि ये तहरीर क्या है,
किस सिन्फ से है, यानी ड्रामा है, मजमून है, नावल है, क्या भला है, फिर ये क्यों लिखी जा रही है, कब लिखी जा रही है, कैसे लिखी जा रही है और किस चीज़ पर लिखी जा रही है, और जो अपने मजमून के या जो भी मौजू है आपके उसके अहम नुकात, ये ज़रूरी चीज़ें, उसका मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी किरदार वगैरह आप अपने पास रफ़ कागज़ पर नोट कर लेंगे। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक होगी हर चीज़। अगर एक पेपर में इम्तिहान देते हुए एक मजमून लिखना है तो उसका खाका बिल्कुल मुख्तसर चंद मिनट में बनाना पड़ेगा, और अगर कोई नावल लिखा जा रहा है, कोई अदबी तसनीफ़ है, तो उसके खाके पर कई हफ़्ते भी लग सकते हैं बनने में। जिस तरह यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ़ पर्चे होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो वो तहकीकी मकालाजात के जो खाके होते हैं वो 15, 20, 25, 30 सफ़ात के भी होते हैं। तो अपनी अपनी नोयत के मुताबिक आप देख सकते हैं कि आपकी तहरीर किस नोयत की है। तो क्या और क्यों वाले सवाल पर ज़रा गौर करें कि क्या लिख रहे हैं, तो आपकी सिन्फ क्या है। आखिर आप यानी नावल लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, कोई डायरी लिख रहे हैं, अपनी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं, अखबारी मजमून है या रिपोर्ट है, कोई सफ़रनामा है, नावल, अफसाना या ड्रामा यानी अफसानवी सिन्फ है नसर की, तो आपको ख़ुद पता होनी चाहिए और अपना मौजू बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। तो जब हमें पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, अपना मकसद पता हो, किस के लिए लिख रहे हैं ये पता हो, अपनी ऑडियंस का पता हो, ठीक है, और कब लिख रहे हैं, और वक्त पहले तय करते हैं कि इस काम के लिए इतना वक्त लूँगा और फिर उस वक्त में ताकि वो चीज़ ख़त्म की जा सके। तो अपनी हर चीज़ ये क्या, क्यों, कैसे जैसे सवाल जो हैं ये सारे अपने आप से पूछ कर और वो भी रफ़ नोट कर लेने चाहिए। तो यूँ हमारा क्या हो जाएगा, एक रफ़ प्रोसेस जो है या खाका नवीसी का अमल आगे बढ़ेगा। सामिन में पहले बता चुका हूँ कि सियाने कहते हैं कि जो असल काम होता है जो तहरीर का, वो 70% काम खाके में होता है। तो असल मेहनत तो यहीं लग जाती है कि हम इब्तिदा तय करते हैं कि वो मजमून है या ड्रामा या कुछ भी है, कहाँ से आगाज़ होगा, उसका जो नफ्स मजमून होगा, उसका जो दरमियानी अहम नुकात होंगे या बड़े मोड़ होंगे वो क्या क्या होंगे, और इख्तिताम कैसे किया जाएगा। तो ये चीज़ एक राइटर जब पहले सोचता है तो उसकी तहरीर बड़ी मजबूत होती है, उसका प्लाट मजबूत होता है, बिल्कुल ढीला ढाला नहीं होता। तो अपनी तहरीर का मरकज़ी ख्याल पता हो, हर चीज़ इंसान को ख़ुद वाज़े हो ताकि तहरीर में तसलसल रहे और अबलाग आए। ये ना हो कि एक बात उधर जा रही है और दूसरी बात उधर जा रही है और समझ ही ना आ रही हो। तो तहरीर की नोयत के मुताबिक अपने पास ज़रूरी मवाद जमा रखना चाहिए खाका नवीसी में। मसलन अगर इम्तिहान में पेपर की तैयारी करनी है तो कुछ अशार अमूमी नोयत के याद होने चाहिए, कुछ आयात और अहादीस वग़ैरह। इसी तरह अगर आप कोई तहकीकी काम कर रहे हैं तो आपके पास उस तहकीक से पहले जो तहकीकात हो चुकी हैं वो मवाद होना चाहिए। तो जो भी नोयत हो उस तरह की चीज़ें आपके पास मवाद ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। तो ये खाके का हिस्सा होता है, उसके हवाले आपके पास नोट होते हैं। तो सामीन, खाका अगर आपने अच्छा सा तैयार कर लिया, आपको पता लग गया आप क्या लिखने जा रहे हैं, कैसे, कब, क्यों लिखने जा रहे हैं, और नुकात आ गए और अहम वाक़यात, वो कहानी है या तरतीब है जो भी आपकी तहरीर की बन गई है, तो अब आपका ज़्यादा काम हो चुका है। तो अब आप रवानी से दूसरे अमल की तरफ बढ़ सकते हैं, और दूसरा मरहला आता है लिखाई का, राइटिंग। तो जो हमने खाका बनाया है उसको हम अब तेज़ी से और रवानी से लिखेंगे। तो तहरीर को एक इख्तिताम तक मुकम्मल करेंगे, यानी पूरा लिख कर फिर छोड़ेंगे। इस दौरान एक ख्याल रखिएगा, गलतियों की परवाह ना कीजिएगा, क्योंकि हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं और गलतियों के हवाले से अगले जो मदारिज हैं उनमें भी काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखते हुए उसको इख्तिताम तक, शुरू से आखिर तक कोशिश कीजिए कि तहरीर मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ कहीं रह जाए, तकरीर अधूरी रह जाए तो वो फिर अधूरी ही रह जाती है। तो इख्तिताम तक अपनी लिखाई को नहीं छोड़ना। तो जब तहरीर आप मुकम्मल कर चुके हैं उसी खाके की यानी बुनियाद पर, तो फिर हमारे पास तीसरा मरहला आता है। तीसरा मरहला एडिटिंग का या तदवीन का। तो इसको रिवाइजिंग भी कह सकते हैं कि हम दोहराई करते हैं, यहाँ पर अपनी तहरीर को रिवाइज़ करते हैं, दोहराते हैं और उसमें फिर एडिटिंग करते हैं, तदवीन करते हैं। कुछ चीज़ें कम बेश करनी हो, कुछ इस तरह का अंदाज़ अपनाते हैं हम कि यानी जहाँ समझें कि ये कुछ तहरीर में कुछ चीज़ें बोझल हो रही हैं या इजाफी हो रही हैं, उन्हें कम करते हैं। कुछ चीज़ों को कम महसूस करें तो वो इजाफा कर देते हैं। रमूज़ औकाफ का ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, क्या मेरी बात जो मैंने लिखी है वो पूरी तरह पहुंच रही है। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान करते हैं, दोहराई करते हुए साथ साथ एडिटिंग करते जाते हैं, अगर आप कागज़ पर कर रहे हैं तो वहीं पर आप उन चीज़ों को काटते और ऊपर लिखते जाते हैं एक रफ़ अमल के तौर पर ही।
لیکن اگر آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تھوڑی آسانی رہتی ہے کہ آپ کو وہیں پر چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی پوری تحریر۔ لیکن اگر کاغذ پر لکھا جا رہا ہے تو جو کچھ کاٹا گیا ہے تو لازمی بات ہے اسے درست کر کے ہمیں تازہ لکھنا پڑے گا۔ تو ایک دفعہ تدوین ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہمیں اگلا مرحلہ ہوتا ہے ری رائٹنگ کا۔ تو وہ ڈرافٹ ایک پہلے بنایا تھا، اس میں اب اغلاط ہم نے نکالی، اب اس کو ہم نے کیا کیا، دوبارہ سے لکھ لیا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کی، اگر کمپیوٹر پر لکھا جا رہا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ لکھائی کی نوبت نہیں آئے گی، البتہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کی دہرائی کر سکتے ہیں۔ تو دہرائی اور ایڈیٹنگ کا عمل جو ہے یہ بار بار کیا جا سکتا ہے، تو آپ اپنی نوعیت اور ضرورت کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر پیپر کا کوئی مضمون یا کوئی آپ بیتی لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے وقت کم ہے اور اس کے لیے دہرائی کی ضرورت نہیں پڑتی یا وقت نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف اگر آپ ادبی تحریر لکھ رہے ہیں یا کوئی اخبار کے لیے کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ضرور وقت ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ دہرائی کریں گے اور ایڈیٹنگ کریں گے، تدوین کریں گے، اتنا زیادہ بہتری تحریر میں آتی جائے گی۔ تو ان چیزوں کا دھیان کیجئے۔ دوبارہ اگر لکھائی ہو گئی ہے تو ایک اور مشورہ ضروری سمجھیے کہ اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، تو چیزوں کے حوالے سے کمی ہے تو اپنے دوستوں سے، معقول دوستوں سے اور اس شعبے کے ماہرین سے جس موضوع پر آپ نے تحریر لکھی ہے، ناول لکھا ہے یا مضمون لکھا ہے یا کچھ اور چیز لکھی ہے، تو اس شعبے کے ماہرین سے ضرور مشورہ لیں، ان کو دکھائیں، تو وہ اغلاط دور کریں گے تو اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو کبھی ایسے نہ ہو جائیے گا کہ اپنی چیزیں دوسروں سے آپ شرم محسوس کریں، تو ضرور اپنی بہتری کے لیے، ہنر میں برکت کے لیے دوسروں سے ضرور مشورہ لیں۔ تو یہ عمل میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دہرایا جا سکتا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ۔ میں اپنی چیزوں کو لکھ کر کئی دفعہ دہراتا ہوں، ان میں کئی دفعہ ایڈیٹنگ کرتا رہتا ہوں، بغور دیکھتا ہوں، اپنے اساتذہ کو دکھاتا ہوں، دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو سامعین، اس کے بعد آخری مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے اشاعت کا۔ تو جیسے ہم نے پہلے خود سے کچھ سوال پوچھے گئے کہ کیا لکھ رہا ہوں، کیوں لکھ رہا ہوں، تو اس کیوں کا جواب یہ بھی تھا کہ میں کسی مقصد کے لیے لکھ رہا ہوں، کسی اخبار میں اشاعت کے لیے یہ چیز لکھ رہا ہوں، یا میں اس کو کتابی صورت میں چھپواؤں گا، یا میں اسے صرف فیس بک کا ایک سٹیٹس بنا کر لگا رہا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تحریر کریں تو اس کو بھی اس پورے عمل سے گزاریں۔ تو اشاعت کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، جب کوئی بھی تحریر لکھنے سے پہلے آپ اس کی اشاعت کو طے کر لیتے ہیں کہ میں اسے شائع کرواؤں گا، تو پھر آپ کی کوشش میں حرکت اور برکت رہتی ہے۔ آپ پھر پوری کوشش کرتا ہے انسان کہ وہ اپنی اس تحریر کو مکمل کرے اور جس مقصد کے لیے اس نے لکھی ہے اس تک اسے پہنچا دے۔ تو سامعین، مجھے امید ہے کہ یہ 5 مراحل پری رائٹنگ خاکہ نویسی کا عمل، پھر لکھائی، اور پھر اس کی دہرائی اور ایڈیٹنگ، اور پھر لکھائی، اور آخر میں اشاعت تک پہنچتے ایک تحریر جو ہے وہ ایک جادوئی اثر لے آتی ہے۔ اس میں اغلاط کم سے کم ہوتی جاتی ہیں اور خوبی اس میں بڑھتی جاتی ہے۔ تو سامعین، مجھے امید ہے کہ اب ہم اس پروسیس رائٹنگ کو، اس لکھائی کے عمل کو بہت بہتر سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اپنی لکھائی اسی ڈھب پر اپنا انداز یہی اختیار کیجئے، اسی ڈھب پر اپنے آپ کو تیار کیجئے لکھنے کے لیے، اور ہمیشہ لکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے۔ اپنا بہت سامعین خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔